नमस्कार आप सभी को। उत्तर लेखन के अपने इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में जो कि उत्तर लेखन से संबंधित हमारी 5वीं वीडियो है, 5वीं कक्षा है। और इस क्लास में आज जो हमारा टॉपिक है, जहां से जुड़ा हुआ उत्तर लेखन हम करने वाले हैं, वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके फैक्ट जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको मैं एक प्रश्न दूंगा, प्रश्न में बताऊंगा कि किस प्रकार से लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपको उस प्रश्न में लिखनी है, और साथ ही साथ आपको कुछ होमवर्क भी बताऊंगा इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, जो आपको करना चाहिए। और वैसे भी जब आप उत्तर लेखन करोगे तो इस कक्षा में जो डिटेल जानकारी आपको दी जाती है, उसके साथ साथ आप पुस्तकों का सहारा अवश्य लेते होंगे। तो पुस्तकों का सहारा जब आप लेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कुछ प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाने वाले फैक्ट आपको इस चर्चा में देखने को मिलेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए जो भी फैक्ट आपको बताए जाएं, उसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है, जिससे प्रारंभिक परीक्षा की भी हमारी तैयारी होती रहे। और मुख्य परीक्षा तो हमारी चल ही रही है। साथ ही साथ जो छात्र हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं, हमारे कार्यक्रम से रेगुलर जुड़े हैं, आपके लिए बता दूं कि अब 1 तारीख है आज से, और आज कुछ नई घोषणाएं होंगी करंट अफेयर्स को लेकर और आगामी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। एक नए सिरे से, नए आप कह सकते हो तरीके से और नई रणनीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जिससे इस बार की भी प्रारंभिक परीक्षा में हम और आप सभी सफल हो सकें। चलिए तो आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज का जो टॉपिक है जिस पर आपको उत्तर लेखन करना है, वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और आप देख रहे होंगे कि लगातार हम क्रमबद्ध तरीके से, पहले हमने प्लेट विवर्तनिकी देखा, प्लेट विवर्तनिकी के बाद उससे जुड़े हुए जो अन्य फैक्ट होते हैं उनको देखा, और अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम उत्तर लेखन यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक प्रकार से यदि आप देखो तो टॉपिक बहुत विधिवत क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। आप जब पुस्तकों का पेज पलटते होंगे तो ये टॉपिक इसी क्रम में आपको देखने को मिलते होंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। और क्योंकि ये वीडियो मेरी उत्तराखंड के बच्चे और बिहार के बच्चे दोनों देखते हैं, ठीक है, बिहार के संदर्भ में और उत्तराखंड के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ जो है टॉपिक लगभग सेम है, सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल होता है, वो मैं अलग से बताता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए यहाँ से मदद मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आप जानते हो कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो विविधतापूर्ण है। कहीं पर आपको, यदि आप देखते होंगे पृथ्वी पर ही, कहीं पर आपको देखने को मिलता है ज्वालामुखी, कहीं पे आपको देखने को मिलता है भूकंप के कारण भ्रंश देखने को मिलते हैं, प्लेटों के संचलन के कारण भ्रंश देखने को मिलते हैं, कहीं पर आपको समुद्र देखने को मिलते हैं, कहीं मतलब कह सकते हो आप कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं। अब ये जो स्थलाकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं, ये जो हलचल लगातार होती रहती है, जैसे ज्वालामुखी क्रिया आप कह लीजिए, भूकंपीय क्रिया आप कह लीजिए, तो ये आखिर क्यों होती है, इसी के तथ्यों को जानने के लिए, इन्हीं के साक्ष्यों को जानने के लिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस पर शोध करना प्रारंभ किया। और इसमें कुछ नाम आते हैं, जैसे लॉर्ड केल्विन का नाम आता है, आप वेगनर का नाम आप कह सकते हो आता है, इसके बाद लोथियन ग्रीन का नाम आता है, टेलर का नाम आता है। ये कुछ भूवैज्ञानिक हैं, कुछ भूगर्भ शास्त्री हैं, जिन्होंने इन संदर्भ में कार्य किया, जिन्होंने इस रोचक विषय वस्तु के बारे में हमको और आपको जानकारी दी। इनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उसको जानने के 2 माध्यम हमें देखने को मिलते हैं। यदि आप देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसको जानने का आप सिंपल सोचिए कि इसको आप किस प्रकार से जान सकते हैं, आज की तिथि में इसको किस प्रकार से जान सकते हैं। तो 2 तरीका आपको देखने को मिलता है। पहला है अप्रत्यक्ष तरीका, जो प्रत्यक्ष कुछ कारक देखने को मिलते हैं जिनके आधार पे आप बता सकते हो पृथ्वी की संरचना कैसा है। दूसरा कुछ
अप्रत्यक्ष संरचना के स्रोत भी आपको देखने को मिलते हैं। अब यदि सबसे पहले हम प्रत्यक्ष संरचना के स्रोत के बारे में बात कर लें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रत्यक्ष स्रोत कौन से मिलते हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है, तो आप जानते हो कि हम लगातार खनन कर रहे हैं, बहुत सारी धातुओं को हम और खनन के माध्यम से निकालते हैं। तो खनन क्रिया के बारे में हमें जानकारी मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हम पेट्रोलियम निकालते हैं, पेट्रोलियम का जब हम निकालते हैं तो इस दौरान भी हमें ड्रिल करना होता है, और पेट्रोलियम के दौरान जो आम तौर पे ड्रिल की जाती है वो लगभग 12 किलोमीटर तक। तो आप कह सकते हो कि हम लगभग पृथ्वी के 12 किलोमीटर तक की सतह से 12 किलोमीटर तक की गहराई पर हम आज पहुंच चुके हैं। 12 किलोमीटर की गहराई तक की जानकारी हमें पता है। खनन के द्वारा हम 2 से 3 या आप कह लीजिए अधिकतम 4 किलोमीटर तक की गहराई हम करते हैं जब हम खनन करते हैं, कहीं पे माइनिंग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मानव जो है प्रत्यक्ष क्रियाओं के दौरान प्रत्यक्ष जो कुछ प्रमाण हैं उनके आधार पर लगातार आंतरिक संरचनाओं को जानने का प्रयास कर रहा है, और इसके बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। जैसे जब खनन के माध्यम से हम कहीं पे देखते हैं माइनिंग होती है तो विभिन्न प्रकार के धातुएं निकलती हैं, और वो धातुएं कहाँ से निकल रही? पृथ्वी से निकल रही। मतलब वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। इसी प्रकार से पेट्रोलियम हो गया, खनन हो गया। इसके साथ साथ आप देखें तो आज के समय में महासागरों में भी खुदाई हो रही है। तो महासागरीय जो खुदाई हो रही है इसके माध्यम से भी हम प्रत्यक्ष रूप से जान रहे हैं कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है, पृथ्वी से हमें क्या मिल रहा है, इसकी जानकारी हमें मिल रही है। दूसरा जो है अप्रत्यक्ष तरीका है। अप्रत्यक्ष तरीके में यदि हम देखें तो इससे आप भली भांति परिचित होंगे। अप्रत्यक्ष तरीके में आप देखते होंगे कि लगातार जो घनत्व है, पृथ्वी का जो घनत्व है उसके आधार पे हम मानते हैं कि इस तरह की संरचना होगी। पृथ्वी की जो ताप है, जिस प्रकार से आप जानते हो गहराई में जाने पे ताप बढ़ता जाता है, जो रिसर्च सामने आए हैं उस पर हम उस आधार पे हम सोचते हैं, उस आधार पे हम अनुसंधान करते हैं कि पृथ्वी की संरचना इस प्रकार से होगी। ताप हो गया, दबाव हो गया, दबाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। और इसी दबाव के कारण ही आपको देखने को मिलता है पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक परत है उसका जो सबसे निचला भाग है वो ठोस अवस्था में है, इसी दबाव के कारण है। तो घनत्व हो गया, तापमान हो गया, दबाव हो गया, और इसके साथ साथ जो ज्वालामुखी है जहाँ से उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी अप्रत्यक्ष रूप से हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ जो भूकंपीय तरंगे हैं, जब किसी पे भूभाग पे भूकंप आता है तो भूकंपीय तरंगों के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जो जानकारी हमें मिलती है आज की तिथि में, वो 2 प्रकार से, उस जानकारी को हम उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं जैसे खनन, पेट्रोलियम, महासागरीय खुदाई परियोजनाओं के माध्यम से हम देख रहे हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से घनत्व, तापमान, दबाव, ज्वालामुखी और भूकंपीय क्रियाओं के माध्यम से भी हम इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे आप यदि आपका उत्तर, क्योंकि 4.5 पेज में लिखना है आपको, तो यहाँ पे यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको लिखने को आ जाए, विशेष रूप से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिहार राज्य विशेष के बच्चों के लिए, तो बिहार राज्य विशेष के छात्रों के लिए लिखने को आ गया ये आंतरिक संरचना, तो आपको ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 कैटेगरी मैंने बताई है, इसमें से प्रत्येक के बारे में एक एक पंक्ति आपको अवश्य लिख देनी चाहिए। इससे लगभग यदि आप देखो एक एक पंक्ति, 2-2 पंक्ति लिखोगे तो भी 1 पेज आपका ये ले लेगा, ठीक है। तो जहाँ एक तरफ जो आपको आपके पास शर्त है, आपको जो शर्त दी गई है कि 4.5 पेज में लिखना है, वहाँ भी आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हो। दूसरा, यदि आप इसको इस तरीके से लिखते हो और चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए, तो इससे भी आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये 2 चीज़ों का कि सबके बारे में एक एक लाइन कम से कम लिखी जाए,
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में एक एक लाइन लिखी जाए और इनके बारे में लिखी जाए कि किस प्रकार से घनत्व के माध्यम से हम अनुमान लगाते हैं, तापमान के माध्यम से किस प्रकार, दबाव के माध्यम से, ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। जैसे दबाव के बारे में आप जानते हैं तो आप बता सकते हो कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो लगातार दबाव बढ़ता रहता है और दबाव बढ़ने के कारण क्या होता है, अधिक दबाव का कारण किसको माना गया है, जो है घनत्व को माना गया है। और आप बता सकते हो कि इसी दबाव के कारण पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसके आंतरिक भाग में यदि हम देखें, लोअर भाग में जो है, जो भी लोहे और निकिल की जहाँ पे भरपूर मात्रा है वो इसी दबाव के कारण जो है उच्च तापमान पर भी होने के कारण ठोस अवस्था में है। तो इस तरह से सबके बारे में एक एक पंक्ति, दो दो पंक्ति आप लिख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या देखते हैं, आगे अब सबके बारे में आपने लिख दिया, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख दिया। अब हम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इसको, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे विषय वस्तु को हम समझने का प्रयास करते हैं। कैसे समझने का प्रयास करते हैं? एक चित्र के माध्यम से। लेकिन उससे पहले, उस चित्र पर पहुंचने से पहले उस चित्र की भूमिका मैं बना देता हूं। सबसे पहले आप जानते हो कि जो हमारी पृथ्वी है, ये सब जानते होंगे, आप में से हर कोई जानता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है सबसे पहले एक गर्म गैस का गोला थी। और ये जो गर्म गैस का गोला पृथ्वी थी ये अपने अक्ष पर उस समय भी घूम रही थी। अंतर सिर्फ इतना था कि आज की जो स्पीड है इससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से उस समय घूम रही थी। ठीक है, गर्म गैस का गोला थी और अपने अक्ष पर लगातार मूव कर रही थी, गति कर रही थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसमें जो गर्म गैसें थी, जैसे कि मैंने बताया कि ये गर्म गैस का गोला था, तो सभी गैसें एक समान तो होंगी नहीं। कुछ गैसें ऐसे होती हैं जो भारी होती हैं, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो हल्की होती हैं। तो आप खुद सोचिए, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर तीव्र गति से मूव कर रही है तो जो हल्की गैसें होंगी वो अक्ष के आसपास रहेंगी या भारी गैसें आसपास रहेंगी? तो आपको पता है कि जो भारी गैस है वो उसके आसपास रहेंगी और हल्की गैस जो है वो उसके घूर्णन अक्ष से, आप कह सकते हो, दूर चली जाएंगी। तो इससे क्या हुआ कि इससे भारी गैसों का जो संकेंद्रण हुआ वो पृथ्वी के आंतरिक भागों में हुआ और हल्की गैसों का जो संकेंद्रण हुआ वो पृथ्वी के बाह्य भागों में हुआ। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ऐसा क्यों था? क्योंकि केंद्र अभिसारी बल, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो वहाँ पे केंद्र अभिसारी बल लगता है और उसी के कारण यह स्थिति बनी थी। तो एक चीज़ अब आपको पता हो गया होगा कि जब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो भारी गैसों से बना है तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व होगा वो ज़्यादा होगा, पृथ्वी के बाह्य भाग का जो घनत्व होगा वो सबसे कम होगा। तो एक टॉपिक आपको समझ में आ गया, घनत्व। और जब घनत्व समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। अब आपको पता होगा कि इसी से, जैसे घनत्व ज़्यादा है, घनत्व कम है, इसी से दबाव को भी यदि आप जोड़ दें, ताप को भी यदि आप जोड़ दें, तो आप कह सकते हो कि जो आधुनिक परिभाषाएं हैं उनके बारे में आप जानकारी कर सकते हो। आइए एक एक करके अब चित्रों पर चलते हैं। भूमिका आपकी बन गई है, चित्रों पर चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। चले, यहां पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, ये चित्र आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। यहां पे यदि आप देख रहे होगे तो क्या बताया गया है? यहां पे आपको बताया गया है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है इसी के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले आप यहां पे देख रहे होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो गहराई है, सतह से उसके केंद्र की जो दूरी है यदि हम उसकी बात करें तो 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371 किलोमीटर है क्या सतह से पृथ्वी के केंद्र की दूरी। ठीक है, और आप जानते हो कि इस दूरी तक अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। अभी तक, जैसा मैंने पहले बताया कि हम विभिन्न खदानों के माध्यम से 2 से 4 किलोमीटर तक,
पेट्रोलियम स्रोतों के माध्यम से अधिकतम 12 किलोमीटर तक ही गहराई में हम जा पाए हैं, और इतनी ही दूरी के बारे में हम अनुमान लगाते हैं, इतनी ही दूरी के बारे में हम बताते हैं, और इसी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम अभी तक व्याख्या करते आए हैं। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि सबसे पहले भूकंपीय तरंगों और ज्वालामुखी के आधार पर, भूकंपीय तरंगों और ज्वालामुखी के आधार पर 19वीं सदी में, कब 19वीं सदी में एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित एक विचार दिया गया, और ये विचार दिया था एडवर्ड स्विस ने। किसने दिया था? एडवर्ड स्विस ने ये विचार दिया था। एडवर्ड स्विस ने क्या बताया था? एडवर्ड स्विस ने बताया कि पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, वो कुल 3 परतों में बटी हुई है। उसकी कुल 3 परतें हैं। कौन कौन सी? सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे, ये इसकी कुल 3 परतें हैं। ये किसने बताया? ये बताया एडवर्ड स्विस ने। एडवर्ड स्विस यहीं पर रुके नहीं, इन्होंने आगे कुछ और जानकारी दी। क्या जानकारी दी? इन्होंने बताया कि ये जो सियाल पार्ट है, सबसे बाह्य पार्ट जो सियाल पार्ट है, ये सिलिका और एल्युमिनियम का बना हुआ है, क्योंकि एल्युमिनियम हल्की धातु है, इसलिए ये सबसे बाहरी परत पे है। और इसकी जो गहराई है वो 30 से 50 किलोमीटर है, और इसका जो घनत्व है, ये अवश्य याद रखिएगा, 2.9 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये इसका घनत्व है। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, घनत्व याद रख लीजिए, डेप्थ याद रख लीजिए, बहुत जरूरी है। और जो सीमा है, जो दूसरी परत है सीमा, उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, और जो मैग्नीशियम है वो एल्युमिनियम की अपेक्षाकृत जो है वो भारी धातु है, और इसकी जो गहराई है वो 100 से 2000 किलोमीटर तक है। और यहाँ पे डेंसिटी की बात करें यदि, तो 2.9 से 4.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है नीफे। नीफे के बारे में इन्होंने बताया कि निकिल और फेरियम, यहाँ पे निकिल और फेरियम की प्रधानता है। ठीक है, और आगे इन्होंने बताया कि इसका जो डायामीटर है वो 6880 किलोमीटर है, और यहाँ पे बताया कि इसका जो घनत्व है वो 11 है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यदि कभी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की बाह्य परत से यदि हम आंतरिक परत की तरफ यात्रा करते हैं या पृथ्वी के केंद्र की तरफ की यात्रा करते हैं, तो क्या घनत्व में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? तो जैसे जैसे हम पृथ्वी में गहराई में जाते जाएंगे, जो घनत्व है वो बढ़ता जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, रट जाइएगा। ठीक है, और ये डिटेल भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये थे एडवर्ड स्विस महोदय, जिन्होंने ये बता दिया। एडवर्ड स्विस महोदय के बाद पुनः बाद में अनेक और भूगोलवेत्ता आए, फिर एक लोग और आए। उन्होंने क्या व्याख्या दी? उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये 3 परतें इन्होंने दिया था, सियाल, सीमा और नीफे नाम दिया था। जो अगले महोदय आए उन्होंने इसको बोल दिया लिथोस्फेयर, पायरोस्फेयर और बायोस्फेयर। ठीक है, तो ये 3 नाम दे दिया, बैरोस्फेयर, पायरोस्फेयर, लिथोस्फेयर। अब यदि हम बात करें कि ये क्या है, लिथोस्फेयर, पायरोस्फेयर, बैरोस्फेयर क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी के दूसरे नाम हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें और भी जोड़ी गई। जैसे इन्होंने बताया लिथोस्फेयर मतलब सिलिका प्लस एल्युमिनियम, और इसमें एल्युमिनियम की प्रधानता है। इसका घनत्व इन्होंने बताया 3.5, और इसकी डेंसिटी बताया 100 किलोमीटर। इसके बाद फिर आता है पायरोस्फेयर। पायरोस्फेयर में बताया कि इसकी जो थिकनेस है वो 2780 किलोमीटर है, डेंसिटी 5.6 है, और इसमें जो है बेसाल्ट की प्रधानता है। इसी प्रकार से इन्होंने तीसरा बताया बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बाद में जब एडवर्ड स्विस महोदय के बाद में जो लोग आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका नाम चेंज किया, नाम अलग रख दिया, और यहाँ पे कुछ अलग व्याख्या दी। अब ये जो लिथोस्फेयर है ना, यहाँ पे इन्होंने लिथोस्फेयर को जो है वो बृहद शब्दों में प्रयोग किया है। सामान्यतः हम लिथोस्फेयर को स्थल मंडल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो महोदय ने लिथोस्फेयर का प्रयोग किया, तो इन्होंने बताया कि लिथोस्फेयर मतलब
कि पृथ्वी की पपड़ी, जहां पर ऊंचे भागों पर स्थल मंडल है और निचले भागों पर जल मंडल है। तो कहने का मतलब है कि इनका जो लिथोस्फीयर था, ये इसका जो स्वरूप था वो थोड़ा बृहद स्वरूप था, क्योंकि इनका मतलब था पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी प्रॉपर्टी, और जहां पर ऊंचाई वाले भागों पर स्थल मंडल और निचले भागों पर जल मंडल है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और आप देखिए कि यहाँ पे आपने देखा कि प्लेटों का घनत्व लगातार बढ़ता, जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं घनत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमने यह देखा कि जो बाह्य प्लेटें हैं वो जो है हल्के धातुओं से बनी हैं, जो आंतरिक प्लेटें हैं वो भारी धातु से बनी है। अब एक प्रश्न यदि आपसे मैं यही पूछ लूं कि क्या बताइए कि जैसे 3 प्लेटें यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये मान लीजिए 3 प्लेटें हैं, तो क्या, क्योंकि तीनों प्लेटों का जो भार है वो अलग अलग है, घनत्व तो अलग अलग है, तो क्या तीनों एक साथ मूव करेंगी? जैसे पृथ्वी तो अपने अक्ष पे एक निश्चित स्पीड से घूम रही है, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक निश्चित गति से घूम रही है, तो क्या ये जो तीनों प्लेटें हैं जिनका घनत्व तो अलग अलग है, जिनका वेट अलग अलग है, जिनकी कंडीशन अलग अलग है, क्या वो एक साथ घूम रही होंगी, एक साथ ही मूव करती होंगी तीनों? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है आइए समझते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो बायोस्फीयर है, ठीक है, जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, ये सबसे तेज गति से मूव कर रही है, और जो बायोस्फीयर के बाद जो पायरोस्फीयर है ये उससे कम गति से, और जो लिथोस्फीयर है वो उससे भी कम गति से, मतलब सबसे धीमी गति से चल रहा है लिथोस्फीयर और सबसे तेज गति से चल रहा है बायोस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये आपको पता चली। ठीक है, इसके बाद फिर हम यदि आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि ये तो आपको पता हो गया गति, और जब गति अलग अलग होगी, जब स्पीड तीनों की अलग अलग होगी, मान लीजिए आटे की चक्की सबने देखा होगा, पहले घर में होती थी सबके, वो जो हाथ से चलाई जाती थी, मान लीजिए कि उसी तरह के गोल सा होता था एक, तो उसी तरह से यदि 3 परतें हैं, 3 चीज़ें हैं, ठीक है, 3 भाग हैं उसके, और तीनों भाग चलाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन तीनों की जो गति है वो अलग अलग है। तो जब गति अलग अलग होगी तो निश्चित रूप से एक से दूसरे के बीच में जब एक दूसरे के ऊपर चलेंगी तो घर्षण होगा, क्योंकि एक की गति ज़्यादा है, एक की कम है, तो घर्षण होगा, और जब घर्षण उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से वहाँ ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, और यही जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही जो आप पृथ्वी पर देखते हैं ज्वालामुखी भूकंप, उनका कारण बनती है। और गति की विभिन्नता के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है जियोथर्मल एनर्जी और एक होती है जियोमैग्नेटिक एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी जो है ये लिथोस्फीयर और पैरोस्फीयर के बीच में जो है उत्पन्न होती है, जो यहाँ पे गैप है इस पे उत्पन्न होती है। ठीक है, और जो जियोमैग्नेटिक एनर्जी है वो बायोस्फीयर पर उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जियोमैग्नेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि यहाँ जियोमैग्नेटिक एनर्जी क्यों उत्पन्न हो रही? इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि ये जो आंतरिक परत है इसमें आयरन और निकिल की प्रधानता है। आयरन और निकिल की प्रधानता के कारण यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी नहीं होती बल्कि जियोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम, और ध्यान दीजिएगा। फिर बाद में और सुधार हुआ, ठीक है, और लोगों ने काम किया, और आज की जो आधुनिक परिभाषा आप पढ़ते हो कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल तथा क्रोड या कोर, ये आई। अब तो आइए अब क्रस्ट, मेंटल और क्रोड पर हम आते हैं और उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा जो आपके आधुनिक परिभाषा को वर्णित करता है, आधुनिक परिभाषा के बारे में बताता है। ध्यान से समझना है चीज़ों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज आपको पता होगा कि पहले मॉडल में क्या था, ताप और घनत्व को आधार बनाकर परिभाषा दी गई थी, लेकिन जो आधुनिक मॉडल है इसमें ताप और घनत्व के साथ साथ भूकंपीय तरंगों को भी आधार बनाया गया है, भूकंपीय तरंगों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आज की जो आधुनिक परिभाषा है उसमें भूकंपीय तरंगों को भी जगह दी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप जानते हैं
कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की गहराई पर, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की गहराई पर कभी कभी जो है वो आपको देखने को मिलता है, भूकंप देखने को मिलता है। कभी कभी 300 से 700 मीटर की गहराई पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भूकंप आता है, जो भूकंप आपको देखने को मिलता है, जब किसी सतह पे भूकंप आता है तो वहाँ से भूकंपीय तरंगे मतलब प्राइमरी वेव जो होती है वो बाहर निकलती है, और जो प्राइमरी वेव होती है वो हमेशा जहाँ से उत्पन्न होगी, मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, और प्राइमरी वेव यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, ठीक है, भूकंप यहाँ पे आया है, प्राइमरी वेव यहीं से उत्पन्न हो रही है, तो ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र से होकर विपरीत दिशा में जाएगी। तो ये कहाँ जाएगी, ये इधर नहीं मूव करेगी बल्कि इसके विपरीत दिशा में मूव करेगी हमेशा, और केंद्र से होकर जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब यदि सतह से 300 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप उत्पन्न हो रहा है तो सेस्मिक वेव जो हैं वो जब बाहर आएंगी तो उसी के आधार पर हम उस स्थान के बारे में, मतलब पृथ्वी की गहराई के बारे में अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के ताप के बारे में अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के घनत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज की जो आधुनिक आप कह सकते हो भौगोलिक जो नोट्स आप देखने को मिलते हैं, जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं, उसमें इसको ज़्यादा वरीयता दी गई है, भूकंपीय साक्ष्यों को, भूकंपीय तरंगों की विधियों को ज़्यादा वरीयता दी गई है। अब यहाँ पे एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये भाग जो है आपका, ये क्रस्ट का भाग है, ये क्रस्ट का भाग है। ठीक है, क्रस्ट जो है सबसे ऊपरी परत जो होती है उसी को बोला जाता है क्रस्ट, और क्रस्ट जो है इसकी यदि आप गहराई देखोगे तो इसकी गहराई क्या है, इसकी गहराई है 100 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो क्रस्ट है इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है अपर क्रस्ट और एक होती है लोअर क्रस्ट। ठीक है, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में जो है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो है कोनरैड नामक डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता आप पढ़ते होगे, तो इन दोनों के बीच में कोनरैड नामक असंबद्धता पाई जाती है या कोनरैड नामक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। कहाँ पर, 11 किलोमीटर की दूरी पर, सतह से 11 किलोमीटर की दूरी पर कोनरैड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें मेंटल की, तो मेंटल जो है उसकी जो गहराई होती है वो 100 से 2900 मीटर तक की होती है। ठीक है, 100 से 2900 मीटर इसकी गहराई होती है। और इसमें यदि हम बात करें तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो असंबद्धता पाई जाती है, मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों पाई जाती है, गति के कारण पाई जाती है। किसकी गति के कारण, क्रस्ट और मेटल जो है इसकी गति अलग अलग है, तो इसी के कारण मोहो असंबद्धता इनके बीच में पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते होंगे एथनोस्फेयर एक शब्द आप सुनते होंगे, तो एथनोस्फेयर क्या है, एथनोस्फेयर एक शब्द आप सुनते होंगे अक्सर, पिछली क्लास में आप कई बार सुने थे। तो एथनोस्फेयर क्या है, एथनोस्फेयर मतलब मेटल के ऊपरी परत जो क्रस्ट के ठीक नीचे है, मेटल की ऊपरी परत जो क्रस्ट के ठीक नीचे है उसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, एथनोस्फेयर। और आप याद रखिएगा क्रस्ट और मेटल के जब घर्षण होता है, घर्षण होने पे भारी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है, और ये जो ऊर्जा निकलती है ये आप कह सकते हो इसके कारण यहाँ पे जो ताप होता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे ताप देखने को मिलता है। अब ये जो ताप होता है क्रस्ट से मेटल तक की जब आप यात्रा करोगे तो ये जो ताप है ये प्रति किलोमीटर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। प्रति किलोमीटर जब आप गहराई में जाओगे तो ये 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, लेकिन याद रखिएगा ये रेशियो कहाँ तक सीमित होता है, सिर्फ 40 किलोमीटर तक सीमित होता है। पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर तक ही ये जो है ये सीमित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा
क्रस्ट से मेंटल की तरफ जब आप मूव करते हो तो ताप 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर बढ़ता है, लेकिन यह 40 किलोमीटर तक ही सीमित होता है, उसके बाद रेशियो उसका बदल जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे मान लीजिए दो प्लेटें हैं, ये दोनों हैं, दो परतें हैं, प्लेटें नहीं कह सकते, परतें कह सकते हैं। ठीक है, भू प्रॉपर्टी और मेंटल, इनके बीच में जो घर्षण हो रहा है, घर्षण से ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है। ठीक है, ताप बढ़ रहा है इस स्थान विशेष का, तो जो ये ऊर्जा है ये कहाँ जाएगी? यहाँ पे जो ऊर्जा बन रही है, जो ऊष्मा बन रही है, ये एनर्जी कहाँ जाएगी? जो भू प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच में जो एनर्जी बन रही है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो एनर्जी बन रही है, ये जाएगी कहाँ पर? कोई बताएगा? ध्यान दीजिए, एक मिनट का समय लीजिए, सोचिए इस पे थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमेशा आपने एक शब्द पढ़ा होगा कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, हाई मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जो है वो ऊर्जा जाती है। अब उच्च ताप कहाँ पर है? उच्च ताप है पृथ्वी के गर्भ में, कितना? 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उच्च ताप कहाँ है? पृथ्वी के गर्भ में है। निम्न ताप कहाँ है? सतह की तरफ है। और इसी के कारण आप देखते होंगे कि जैसे आप प्लेट विवर्तन की पढ़ा था तो आपको बोला जा रहा था कि यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट निकलना चाहती है, बाहर सतह पे आना चाहती है। क्यों बाहर आना चाहती है? क्योंकि हमेशा जो ऊष्मा होती है वो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ मूव करती है। क्योंकि पृथ्वी के गर्भ का ताप ज़्यादा है, इसलिए ये सतह की तरफ मूव करती है। नहीं तो ये अंदर की तरफ भी तो जा सकती थी, जरूरी था कि बाहर पे निकले ज्वालामुखी, ये अंदर की तरफ भी तो मूव कर सकती थी ऊर्जा। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। पुस्तकों में चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यदि कभी किसी से पूछना हो तो पूछ सकते हो। 10 लोगों से आप पूछोगे यदि अच्छे से थोड़ा सा घुमा के, तो मुझे नहीं लगता 10 में से 1-2 भी जवाब दे पाएंगे। यदि हल्की फुल्की तैयारी होगी तो, यदि अच्छे से चीज़ों को डिटेल में किया होगा तो शायद ही आपको वो जवाब दे पाएँ। इसके बाद यदि आप देखोगे तो जो मेंटल होता है ना, वो भी 2 भागों में बटा होता है। 100 से 700, 100 से लेकर 700 किलोमीटर तक जो होता है इसको अपर मेंटल कहते हैं, और 700 से लेकर 2900 तक जो होता है इसको लोअर मेंटल कहते हैं। और याद रखिएगा कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक परत होती है जिसको बोलते हैं गोलेंट सिंस। ठीक है, ये लेयर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब हम इसके बाद बढ़ते हैं तो इसमें 2 डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। एक है रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी और दूसरा है धम डिसकंटिन्यूटी। ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे मिलते हैं? ये मेंटल में ही मिलते हैं, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको देखने को मिलता है गुटेनबर्ग चैनल। आगे आपको जाने पे देखने को मिलता है गुटेनबर्ग चैनल। अब ये जो गुटेनबर्ग चैनल है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये गुटेनबर्ग चैनल। याद रखिएगा, गुटेनबर्ग असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी अलग है और गुटेनबर्ग चैनल अलग है। गुटेनबर्ग जो चैनल है ये 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर जो है आपको मिलता है, मोटी परत में जो है ये फैला है। और लगभग ये आप कह सकते हो 1.5 किलोमीटर मोटी परत है। इसमें लिक्विड होता है और जो मैग्मा निकलता है ना, वो इसी गुटेनबर्ग चैनल से ही निकलता है, क्योंकि गुटेनबर्ग चैनल पूरा मैग्मा से भरा होता है और पूरी की पूरी जो क्रस्ट है वो इसी पर तैरती रहती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या ताप की बात कर लें तो यहाँ पे ताप आपका 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हो इसी मेंटल में, लोअर मेंटल में, तो ये 3700 तक पहुँच जाता है। और इसके बाद बात आती है अगला, वो है कोर की। कोर एरिया यदि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ताप बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लगभग 4500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप होता है
और ये केंद्र है कहाँ पे, ये है पृथ्वी की सतह से 6,371 किलोमीटर की 6,371 किलोमीटर की गहराई पर। और यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक असंबद्धता पाई जाती है जो मेंटल और आप कह सकते हो कोर के बीच में होती है, और इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसको भी आपको याद रखना है। कोर भी दो भागों में बटी होती है, एक होता है इनर कोर, एक होता है आउटर कोर। ये भी आपको पता होना चाहिए। और याद रखिएगा, आउटर और इनर कोर के बीच में भी आपको एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता। और आपको बता दें कि ये जो कोर होता है, चाहे इनर कोर हो गया चाहे आउटर कोर हो गया, ये पेवर जो है वो आप कह सकते हो निकिल, फेरियम और आयरन के बने होते हैं। निकिल, फेरियम और आयरन की यहाँ पर प्रधानता आपको देखने को मिलती है। अब इसमें से यदि आप देखेंगे तो ये जो आउटर कोर है ये लिक्विड अवस्था में रहता है, और जो इनर कोर है ना, ये उच्च ताप पर 4500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होने के कारण भी जो है वो ठोस अवस्था में होता है, और इसी को प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि ये ठोस अवस्था में क्यों होता है, ठीक है। आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि इतने उच्च ताप पर ये ठोस अवस्था में क्यों होता है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे यदि आप देखोगे जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है यहाँ का दाब, क्योंकि आप कहाँ पर हो, अभी 6,300 से ज़्यादा गहराई पर हो, मीटर से ज़्यादा गहराई पे हो। और यहाँ पर क्योंकि दाब बहुत ज़्यादा है, दाब बढ़ने के कारण उच्च ताप पर भी ये ठोस अवस्था में यहाँ पे आपको निकिल, फेरियम और आयरन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, आप जब पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आज अवश्य इसको होमवर्क कर लीजिएगा कि जैसे हम पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की गर्भ की तरफ या भू प्रॉपर्टी से क्रोड की तरफ की यात्रा करते हैं, तो किस प्रकार से जो डिसकंटिन्यूटी है या असंबद्धता है वो आती जाती है, ठीक है। यदि हम कोर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो किस प्रकार से, सबसे पहले लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन के बाद फिर गुटेनबर्ग असंबद्धता, और फिर जब गुटेनबर्ग के बाद हम ऊपर बैठते हैं तो रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो मोहो असंबद्धता, और मोहो असंबद्धता के बाद जब हम एकदम टॉप में आ जाते हैं, अपर आप कह सकते हो कि भू प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, तो वहाँ पे कॉनरैड असंबद्धता देखने को मिलती है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब हम पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो ताप तो लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन ताप बढ़ने का, यदि हम बात करें ताप बढ़ने का जो रेशियो है वो कहाँ पे ज़्यादा होता है, ताप बढ़ने का जो रेशियो है वो ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो इसको आप निकाल लीजिएगा कि किस प्रकार से, कितनी गहराई में कितना ताप है, उससे ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो कितना ताप है, ये आप निकाल लीजिएगा। चलिए अब आप जाते हैं अपने टॉपिक पर, और हमारा जो टॉपिक था उसकी चर्चा अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। प्रश्न आज का मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको नोट करिएगा। देखो, जितनी मेरी समझ थी उतना समझाने का प्रयास किया है मैंने, और आज का जो आपका प्रश्न है, जो हमारा प्रश्न है आपने देखा, पूरी चर्चा आपने देखा, प्लेट विवर्तनिकी की कल देखा, और आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपने पूरा अध्ययन किया, सारी चीज़ें आपने समझी। और उसी के बाद आपको बताते हैं कि आज का जो प्रश्न है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर टिप्पणी कीजिए। पृथ्वी, देखो एक एक टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं और क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं लेकर, ठीक है, और इससे निश्चित रूप से आपको मदद मिलने वाली है। अब यहाँ पे है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर टिप्पणी कीजिए। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सारी चीज़ें, जितनी अधिकतम जानकारी हो सकती थी वो आपको बताई गई है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी जो परीक्षा की मांग है वो है कि आप 180 मिनट में 200 अंक लेके जाएं जीएस के पेपर में, ठीक है। और आपके जो जीएस के पेपर हैं, प्रत्येक पेपर में यदि हम देखें तो कई खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें 4 प्रमुख खंड हैं, जिनमें खंड संख्या 3 और खंड संख्या 4 या पार्ट 3 और पार्ट 4 जो हैं, ये आपके
उत्तर लेखन कला को जो है ये जज करते हैं, जहाँ पे एक पे आपको 125 शब्दों में लिखना होता है, एक जगह आपको 250 शब्दों में लिखना होता है। तो विशेष रूप से जो मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ, ये प्रश्न आपके 125 और 250 में काम आएंगे। इन दोनों में आप लिख सकते हो। हालांकि कुछ बहुत सारे फैक्ट अभी आपने जो देखे उसमें बहुत सारे फैक्ट ऐसे थे जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में मदद करेंगे। और यदि मान लीजिए कि सभी अनिवार्य प्रश्न जो हैं 15 जो प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के, उसमें 2-2 नंबर के जो आते हैं, उसमें यदि आ जाता है भाग 1 में, तो वहाँ भी आपको आसानी से लिखने में यहाँ से मदद मिलेगी। अब जब आप उत्तर लेखन करने बैठते हो तो हमेशा इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि 250 शब्द में लिखना है और प्रयास करना है कि आपका जो 250 शब्द हो ये अधिकतम 6 मिनट ले। ठीक है, अधिकतम 6 मिनट, अधिकतम 6 मिनट। 125 वाला कितने में? अधिकतम 3 मिनट। ये आपको स्पीड बनानी होगी क्योंकि मुख्य परीक्षा आपकी बहुत लेंदी है। और ऐसे में यदि आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसका एक ही आप कह सकते हो तरीका है कि आप सभी प्रश्न पत्रों को सभी प्रश्न पत्रों के सभी प्रश्नों को टच करो, सभी प्रश्नों को लिखो। यदि आप सभी प्रश्न पत्रों के सभी प्रश्नों को लिख देते हो तो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की दौड़ से आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। तो अपनी स्पीड को बनाए रखें, स्पीड जरूरी है और एक बेहतर उत्तर लिखकर आप शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आप सब एक बेहतर उत्तर लिखकर अवश्य शेयर करेंगे। तो अपनी इसी चर्चा को यहीं पे विराम देता हूं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, कहीं पर जुड़ने में कोई समस्या आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में बताएं, निश्चित रूप से आपकी समस्या दूर की जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।